प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, हम सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर की बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सोल्व कर लिया है। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के 2 उद्देश्यों को लिखें। बच्चों, हमने नीति आयोग के बारे में अध्ययन तो किया है, लेकिन उद्देश्य की बात आज कर रहे हैं। तो बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है संघवाद को बढ़ावा देना। बच्चों, भारत राज्यों और केंद्र का संघ है, तो इसकी मीटिंग में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी बैठते हैं और विकास कार्यों पर चर्चा होती है। इस तरह संघवाद को मजबूती मिलता है। अगला उद्देश्य है मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को विकास योजनाओं का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट उपलब्ध कराना नीति आयोग का कार्य है। अगला है आर्थिक प्रगति से वंचित लोगों पर विशेष ध्यान दिलाना। बच्चों, ये क्वेश्चन अगर 4 अंक में आए तो आप 4 उद्देश्य लिख देना। यहाँ 2 पूछा गया है क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन है। 4 नंबर इसका उद्देश्य आप लिख सकते हैं, पंचायत स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के लिए तंत्र यानी सिस्टम को विकसित करना और इसे उच्च स्तर तक ले जाना। बच्चों, हमने नीति आयोग के बारे में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आप पहले से जानते हैं, पढ़ लेना। नीति आयोग का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और यह योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1977 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए। बच्चों, 1977 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में निम्नलिखित बदलाव हुए, जैसे कि पहला है कांग्रेस पार्टी का स्थान पर जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई। संविधान में 44वां संशोधन हुआ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछड़े वर्गों यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का मुद्दा उठा और मंडल आयोग की स्थापना हुई। आपातकाल अब आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर नहीं लग सकता बल्कि सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लग सकता है, वो भी कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर लग सकता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एक अथवा क्वेश्चन भी दिया हुआ है और क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन करें। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी किन सिचुएशन में लगती है, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है और निम्नलिखित स्थितियों में आपातकाल लग सकता है। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, इसके अतिरिक्त सशस्त्र विद्रोह। इन दोनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब करेंगे जब कैबिनेट लिखित सिफारिश के आधार पर उनसे कहेगा, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। बच्चों, ये जो प्रावधान मैंने बताया आपको, यह भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से लागू है और 1978 के पहले जो प्रावधान थे वो प्रावधान है युद्ध एवं बाहरी आक्रमण और दूसरा ऑप्शन इसमें आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने जाने का प्रावधान था। बच्चों, 26 जून यानी कि 25 जून की रात 12 बजे जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसको 26 जून ही बोलेंगे। तो 26 जून 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के नाम पर लागू की गई थी। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आप ये जान लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अधीन लगता है और पहले आंतरिक अशांति के नाम पर लगा और जब संशोधन हो गया, 44वां संशोधन हुआ, तो आंतरिक अशांति को हटाकर वहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, और युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की सिचुएशन पहले भी थी और अब भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की दक्षिण एशियाई अनुभव ने लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का विस्तार किया है। उदाहरण सहित कथन स्पष्ट करें। लोकतंत्र की दक्षिण एशियाई अनुभव का मतलब है दक्षेश यानी कि सार्क में जो देश हैं इनके बारे में ये क्वेश्चन है। सार्क में बच्चों दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका में सफलतापूर्वक लोकतंत्र स्थापित है। यहाँ की जनता एवं उनके प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र को काफ़ी सशक्त बनाया है, जिससे दक्षिण एशिया के अन्य देशों जैसे कि नेपाल, मालदीव और भूटान में भी लोकतंत्र का उदय हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ लोकतंत्र विफल होता प्रतीत हो रहा था, अब वहाँ भी पिछले कुछ वर्षों से लोकतंत्र का सूरज चढ़ने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की दक्षिण एशियाई अनुभव ने लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का विस्तार किया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के संबंध में। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की व्याख्या करें, वर्णन करें, पूछा हुआ है।
तो आप जानते हैं कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे में तब्दील किया। 1961 में उनको चिंता थी कि उनके दोस्त क्यूबा पर अमेरिका अटैक न कर दे, तो सोवियत के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे में बदला ताकि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को ज़्यादा हानि पहुंचाया जा सके और नज़दीक से टारगेट किया जा सके। क्यूबा अमेरिका के नज़दीक एक छोटा सा द्वीपीय देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक तो है, लेकिन साथ ही किसका, सोवियत संघ का। यूएसएसआर से सोवियत संघ से वह राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करता था। यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद इसकी जानकारी मिली कि निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात की हैं, तो उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों को आदेश दिया कि क्यूबा आने वाली मिसाइलों को रोका जाए। जंगी जहाज़ कैरेबियन सागर में पहुँचे और दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए। इस समय पूरे दुनिया को लगा कि 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा, इसलिए यह जो समय है शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु कहलाया है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन समय में भारत और इजराइल के बीच संबंध की चर्चा करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो समकालीन समय में भारत और इजराइल के संबंध की हम बात करेंगे। क्लास 12 है तो हम संक्षेप में बात करेंगे। बच्चों अगर आपको इस विषय पर संबंध के विषय पर, भारत इजराइल संबंध के विषय पर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने वहाँ एक PDF डाल रखी है जिसमें काफ़ी विस्तृत लिखा हुआ है। हमने उसे ब्रीफ किया है आपके लिए फ़िलहाल इस वीडियो में। तो देखते हैं बच्चों, भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच समकालीन संबंध के बारे में। पहला है राजनीतिक संबंध। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस संबंध को मंजूरी दी थी। 2017 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 25 वर्ष हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध कब स्थापित हुए हैं, तो 1992 लिखना। और हाल ही के वर्षों में भारत और इजराइल के बीच संबंधों के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। वह वर्ष कौन सा है, तो 2017 है। तो इस अवसर पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारत का दौरा किया। कब किया, जनवरी 2018 और फरवरी 19 में किया। और 25 वर्ष कब पूरे हुए हैं, 2017 में। और भारत और इजराइल के बीच संबंधों की शुरुआत कब हुई है, 1992 में। किस प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था, नरसिम्हा राव सरकार के समय में हुआ है। बच्चों अब देखते हैं भारत और रक्षा क्षेत्र में भारत इजराइल के संबंध। तो बच्चों इसमें लिखना है, रूस और अमेरिका के बाद इजराइल भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है। रूस और अमेरिका के बाद भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश कौन है, इजराइल है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2017 में इजराइल और अन्य देशों के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया था ब्लू फ्लैग। यह अभियान इजराइल में ही संपन्न हुआ था। बच्चों स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत इजराइल के संबंध देखते हैं। कोविड-19 महामारी जो चली, इस समय इसके रोकथाम के लिए भारत ने इजराइल को आवश्यक दवाओं और अन्य चिकित्सीय उपकरणों से सहायता की है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। बच्चों कृषि के बारे में भारत इजराइल संबंध की बात कर लेते हैं। 2015 से दोनों देशों के बीच सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी, नर्सरी प्रबंधन एवं फलों और सब्जियों की खेती के लिए समझौते हुए हैं, जिसके तहत हरियाणा और महाराष्ट्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। बच्चों इसके अतिरिक्त भारत और इजराइल के बीच जल संसाधन यानी कि जल को बचाना, आतंकवाद से निपटने के मुद्दे, अंतरिक्ष अनुसंधान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी समझौते हुए हैं। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी है, साझेदारी बढ़ी है। बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु नीति के बारे में। यह भी क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और अथवा। तो क्वेश्चन है भारत के परमाणु नीति की चर्चा करें। तो बच्चों जब भी भारत के परमाणु नीति यानी कि एटॉमिक पॉलिसी की बात आएगी तो हम इसकी बात करेंगे, NPT, CTBT और पोखरण की बात करेंगे।
तो भारत की परमाणु नीति में पहला टॉपिक बनता है नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब है पहले उपयोग नहीं, अर्थात भारत किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला तब तक नहीं करेगा जब तक दुश्मन देश भारत पर हमला ना कर दे। अगला पॉइंट है इसका, भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहता है, अर्थात असैन्य कार्यों में उपयोग करना चाहता है। सभी देशों द्वारा सहमत होने पर भारत निशस्त्रीकरण की बात भी करता है, भारत डिसआर्मामेंट की बात भी करता है। भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आप लिखेंगे ऑप्शन में सीटीबीटी और एनपीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि यह दोनों ट्रीटीज भेदभावपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है, एनपीटी में कहा गया है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। 1968 में आया था और उसमें भारत के पास परमाणु हथियार नहीं था, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं इसे, और हिंदी में बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। सीटीबीटी का मतलब होता है बच्चों कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यह 1996 में आया और इसमें भी यही तरह की बात थी कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं वो उसके लिए परीक्षण भी नहीं करेंगे। भारत ने इसका विरोध किया कि यह भेदभावपूर्ण है, तो भारत ने इस पर भी साइन नहीं की। चूँकि भारत ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब बात करते हैं पोखरण फर्स्ट। 1974 में 18 मई को भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया है। इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। इसमें इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं और इसे पोखरण फर्स्ट कहा गया। भारत पहली बार परमाणु शक्ति संपन्न देश बना 1974। अब बात करते हैं पोखरण सेकंड की। पोखरण सेकंड 1998 में 1998 में भारत ने 11 मई और 13 मई को 98 के साल में 1998 के 11 और 13 मई को फिर से राजस्थान के पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया। इसे पोखरण सेकंड कहते हैं। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये हो गई बात बच्चों। और बात कर लेते हैं, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में हैं कमलेश नीलकंठ, और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1954 में, और उस समय इसके अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत की मिसाइल परमाणु नीति के अध्यक्ष थे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने बाजार की अर्थव्यवस्था को पेश करने के लिए किन रास्तों का अनुसरण किया है। 4 तरीके पूछा गया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ दूसरा ढंग भी है, आप समझें। क्वेश्चन आता है पेपर में, करीब करीब प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। आप इसे समझ लें, आप यह माने कि आपका 4 या 6 नंबर पक्का है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन होता है, चीन के आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति या आर्थिक उत्थान के क्या कारण हैं। क्वेश्चन पूछता है कि चीन ने आर्थिक विकास कैसे किया है, आर्थिक प्रगति के क्या कारण हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बनता है, आप देख सकते हैं, चीन ने आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्था की प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण बनता है इसका ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। बच्चों 1978 में चीन के नेता देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया, जिससे चीन व्यापार के माध्यम से दुनिया के देशों से जुड़ गया, और दुनिया के देशों से जुड़ेगा तो व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास होगा। आप नाम याद रखेंगे देंग सियाओपिंग। अगर आप नाम भूल जाएं तो DSP याद रखें, देंग सियाओपिंग याद रहेगा। और बच्चों एक अलग से भी क्वेश्चन आता है कि खुले द्वार की नीति से आप क्या समझते हैं। 2 अंक में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका एक तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी है और एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है। बच्चों अगला पॉइंट है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। चीन के साथ व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सेज को अपनाया गया। चीन के साथ व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए किसको अपनाया गया, सेज को। इससे विदेशी निवेशकों को वहां उद्यम यानी कि फैक्ट्री स्थापित करने में सुविधा हुई और चीन ने विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय और वृद्धि व्यापार में होगा तो आर्थिक विकास होगा। अगला पॉइंट बनता है इसका 1982 में खेती का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। चीन ने 1982 में कृषि कार्यों का निजीकरण कर दिया, यानी उसके पहले राष्ट्रीयकरण था, सरकारी खेती होती थी। इससे यह हुआ, निजीकरण से फायदा हुआ कि कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई, फलस्वरूप कृषकों और किसानों की आमदनी में वृद्धि होने लगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित हुए। अगला पॉइंट है
1998 में 1998 में उद्योगों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन 1998, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आई। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमतों में कमी आती है और उत्पादन बढ़ने से निर्यात में भी वृद्धि होने लगती है, जिससे सरकार को अर्थव्यवस्था में फ़ायदा होता है। और चूँकि वहाँ प्राइवेटेशन बढ़ गया, इसका मतलब हुआ कि सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम हो गया, यानी कि लिबरलाइजेशन वहाँ लागू होने लगा हो गया। अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट है, चीन ने 2001 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, जिससे विश्व व्यापार में उसकी धाक और बढ़ गई। जब विश्व व्यापार में उसकी धाक बढ़ गई तो व्यापार बढ़ गया तो आर्थिक विकास होगा। और आप जानते हैं कि WTO का कार्य है विश्व व्यापार के नियम को तय करना, और उसका मेंबर चीन है। अगला पॉइंट है, चीन ने सोवियत की तरह अचानक शॉक थेरेपी जैसा कदम नहीं उठाया, बल्कि चरणबद्ध तरीके से सुधार किया। ये थे चीन के आर्थिक विकास के कारण। लेकिन बच्चों, इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं नीचे। चीन में हुए आर्थिक विकास का लाभ वहाँ हर किसी को नहीं मिला। चीन में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या बेरोजगार है। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का एक अथवा क्वेश्चन है। बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, दुनिया में शक्ति के नए केंद्र के रूप में आसियान का वर्णन करना कितना सही है। जो चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, उसमें आसियान पढ़ना होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। तो कहा गया है, क्वेश्चन है, शक्ति के नए केंद्र के रूप में आसियान का वर्णन करना कितना सही है। तो हमें यहाँ आसियान की शक्ति को दिखाना है। बात करते हैं इसकी। तो आसियान की शक्ति के बारे में सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या। जनसंख्या की बात करते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या लगभग 64 करोड़ की आबादी आसियान देशों की है। बच्चों, आसियान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आसियान में 10 देश हैं, इसके संस्थापक 5 देश और 5 बाद में जुड़े हैं। जो संस्थापक हैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। IMPST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसका स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज़ करना। बस इतना ही इसके बारे में बात करते हैं बैकग्राउंड की। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका ये आसियान एक आर्थिक शक्ति है या एक शक्तिशाली केंद्र है। हमें इसका परीक्षण करना है। सत्ता के नए केंद्र कैसे है, इसकी बात करनी है। तो बात करते हैं। पहला पॉइंट है जनसंख्या, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या लगभग 64 करोड़ की आबादी आसियान देशों की है, यानी आसियान के 10 देशों को मिलाकर, जिसमें से आधी से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम की है। मतलब ये हुआ कि यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है और यंग लोग हैं। यंग लोग हैं तो काम ज़्यादा करेंगे और विकास होगा। श्रम शक्ति यहाँ ज़्यादा है। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। तो आसियान एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका GDP लगभग 213 लाख करोड़ रुपये है। आसियान एशिया की तीसरी और विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, लगभग 213 लाख करोड़ है, जो भारत से ज़्यादा है। ठीक है, भारत एक अकेला देश है और एशियान में 10 देश हैं। तो पूरे एशियान की यहाँ बात हो रही है ना। अगला पॉइंट है बड़ा बाज़ार। आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यह यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी बाज़ार से भी बड़ा है। चूँकि ये 10 देश हैं इसलिए बड़ा बाज़ार बन जाता है और आबादी 64 करोड़। अगला पॉइंट है मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। बच्चों, दुनिया के बहुत सारे देश जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आसियान और आसियान के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत भी थाईलैंड और सिंगापुर, जो कि आसियान के मेंबर हैं, उनके साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व का चौथा लोकप्रिय निवेश स्थली है। जो आसियान है विश्व के चौथे नंबर पर सबसे लोकप्रिय निवेश स्थली है। इसका मतलब लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, दुनिया के बड़े देश वहाँ इन्वेस्ट करते हैं आसियान के देशों में। अगला पॉइंट है वैश्विक निर्यात में आसियान की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 7% तक पहुँच गया है। ठीक है।
तो इससे आसियान की ताकत का पता चलता है कि एक शक्ति का केंद्र वह भी है। उपरोक्त तर्कों से यह साबित हो जाता है कि आसियान दुनिया में शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया पर वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया पर वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों, लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ है, ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब होता है कोई एक घटना, कोई एक वस्तु, कोई सिद्धांत या कोई नियम, कोई विचार जो या कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट जो एक देश से दुनिया के अनेक देशों तक फैल जाए और वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करे। तो मैंने कहा कि लोकतंत्र की अवधारणा का विकास। लोकतंत्र पहले अमेरिका, फ्रांस में आया, अमेरिकी क्रांति से आया पहले, फिर फ्रांस की क्रांति, और दुनिया के बहुत देशों में डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र की अवधारणा का विकास कैसे हुआ? लोकतंत्र दुनिया के देशों में फैल गया, वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है, क्योंकि जहाँ राजतंत्र हो और कहीं लोकतंत्र हो तो जीवन यापन में अंतर होगा। आप समझ सकते हैं इतनी बातों को। तो लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ है। लोकतंत्र भारत के देखिए भारत के पड़ोसी देशों तक भी पहुँचा है, नेपाल, मालदीव, भूटान तक पहुँचा। तो ये सब वैश्वीकरण ही तो है। अगला पॉइंट है राजनीतिक मामलों में आम जनों की भागीदारी का बढ़ना। बिल्कुल, जब लोकतंत्र होगा तो राजनीतिक मामलों में आम आदमी यानी कि अंतिम व्यक्ति भी डेमोक्रेसी में सत्ता में आ सकता है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण राज्य या देश की भूमिका को सीमित करता है। बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वैश्वीकरण में जो नियमें बनती हैं, व्यापार संबंधित नियम है, वो दुनिया के कई देशों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो किसी एक देश की भूमिका थोड़ी सीमित हो जाती है, यानी संप्रभुता शक्ति में कमी आती है। अगला पॉइंट है कल्याणकारी राज्यों के स्थान पर उदारवादी एवं पूंजीवादी राज्यों की स्थापना को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, जब व्यापार बढ़ेगा तो उदारवाद बढ़ेगा। उदारवाद का मतलब कल्याणकारी नहीं होता है, पूंजीवाद होता है, पूंजीवादी तरफ इसका झुकाव होता है। तो जैसे कि सोवियत संघ एक कल्याणकारी राज्य था, अब वहाँ क्या हो गया है, वो पूंजीवाद हो गया है। चाइना क्या था, कम्युनिस्ट था, यानी कल्याणकारी था, अब वो भी पूंजीवाद की तरफ है। पहले भारत का झुकाव भी समाजवाद की तरफ था, लेकिन 1991 के बाद जब से LPG आया है, हमारा झुकाव उदारवाद और पूंजीवाद की तरफ हो गया है। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच संबंधों में कटुता की कमी, अर्थात देशों के बीच संबंध अच्छे बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जब देशों में व्यापार होते हैं तो अच्छे संबंध बन जाते हैं। अगला पॉइंट है समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों का विकास होता है। बिल्कुल, समानता, स्वतंत्रता फ्रांस की क्रांति से आई और दुनिया के सभी देशों में आजकल समानता और स्वतंत्रता पर कार्य हो रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन मैप के बेस पर है। तो एक भारत का मानचित्र है और उसमें राज्यों की पहचान करनी है। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है और इसमें राज्यों की पहचान करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य का नाम जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया। बच्चों, यह बिहार होगा। तो आइए हम मैप में देखते हैं कि बिहार कहाँ है। बिहार ए है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने ए और बिहार लिख देंगे। ठीक है, ए लिख दिया और बिहार लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, के कामराज से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने सरकार छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन शुरू किया था। तो बच्चों, इसमें आपको 2 इन्फॉर्मेशन मालूम होने चाहिए। एक जो क्वेश्चन पूछता है कि कामराज से संबंधित राज्य कौन है, तो आपको जानना होगा कि तमिलनाडु है और उन्होंने ये योजना शुरू की थी। तो आप मैप में देखें तमिलनाडु की, तमिलनाडु नीचे बी लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन में आएँ, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी और तमिलनाडु लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह सी में है 3rd नंबर क्वेश्चन है समाजवादी नेता और विचारक राम मनोहर लोहिया से संबंधित राज्य। तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो आप मैप में देखें उत्तर प्रदेश पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ मैप में उत्तर प्रदेश पे सी लिखा हुआ है। तो 3 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल से संबंधित राज्य का नाम बताइए जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। तो सरदार पटेल कहाँ के थे बच्चों, गुजरात के थे। तो इस मैप में कहाँ है गुजरात, डी है इधर। तो आप देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखें और 4 के सामने डी लिखेंगे। ठीक है, और अगला है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अनुच्छेद 370 हटाया गया है।
तो सबको पता है जम्मू कश्मीर है और इसका ई होगा ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन मैप बेस पर है, सॉरी कार्टून बेस पे है। बच्चों इस कार्टून को ध्यान से देखें। ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। टाई कोट और स्मार्ट पर्सन, ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और इसके एक हाथ में वॉर है, युद्ध है, और दूसरे हाथ में UN है, शांति का प्रतीक जैतून का पत्ता भी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यह कार्टून क्या दर्शाता है? तो यह कार्टून अमेरिकी प्रभुत्व को दर्शाता है। मतलब अमेरिका के एक हाथ में UN है और दूसरे हाथ में वार है। मतलब अमेरिका किसी देश से अगर बात करता है कि आप हमारी बातों को मानें, हमारी पॉलिसी को फॉलो करें, हमारे विचारों को आप समझें, मानें, तो अगर कोई देश शांतिपूर्वक मान लेता है तो अमेरिका उससे दोस्ती रखता है, ठीक है। अगर वह देश उसकी बातों को नहीं मानता तो अमेरिका दूसरा हाथ दिखाता है कि अगर शांतिपूर्वक नहीं मानोगे तो मेरे पास युद्ध की शक्ति भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका के अपार प्रभाव के क्या कारण रहे हैं? कोई 2 कारण बताएं। यानी UNO पर अमेरिकी धौंस क्यों जमती है, अमेरिकी वर्चस्व क्यों है? तो कारण इसका है कि अमेरिकी ज़मीन पर UNO स्थित है और UNO को सबसे ज़्यादा आर्थिक योगदान अमेरिका ही देता है, ठीक है। और अमेरिका का अधिक भूमिका उसका स्थापना में भी रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्या कार्टून अभी भी प्रासंगिक है? बच्चों इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब सत्ता के नए केंद्र जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, ब्रिक्स, सार्क स्थापित हो गए हैं। तो आज अमेरिका इतना पावरफुल नहीं रहा कि दुनिया के सभी देशों पर वर्चस्व स्थापित कर सके। अब दुनिया बदलने लगी है, अब सत्ता के नए केंद्र बनने लगे हैं, ठीक है बच्चों। इसमें नीचे क्वेश्चन है दृष्टिबाधितों के लिए भी। तो क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताएं। तो इनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस और ये पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त के 4 अस्थायी सदस्य ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, कोई भी 4 लिख लेना। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं दुनिया में शांति सुव्यवस्था बनाए रखना। बच्चों अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 6 अंक वाले क्वेश्चन की बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी पढ़ाई में कुछ हेल्प होगा। थैंक यू बच्चों।